Assalamu alaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary. We will discuss about pharmacology, the basics of pharmacology. Uh, before seeing the video, please subscribe and like my videos. First of all, what is pharmacology के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि pharmacology क्यों पढ़ते हैं हम, इसकी रीजंस क्या है, कौन से मैकेनिज्म्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए pharmacology है क्या है। तो फार्माकोलॉजी की ग्रीक वर्ड्स हैं फार्माको एंड लोगोस। फार्माको मीन्स ड्रग्स और मेडिसिन्स एंड लोगोस स्टडी। द pharmacology is the study about drugs in which we study the mechanism of action, side effects, its adverse effect, all about is the pharmacology. अब फार्माकोलॉजी में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट होगा और ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ फार्माकोलॉजी में यूज हो रही हैं, एक तो है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक को हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का हम स्टडी करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि जो बॉडी का क्या एक्ट होगा ड्रग्स पे, कि ड्रग के साथ उसका इफेक्ट क्या होगा, ड्रग के साथ वो क्या रिएक्ट करेगी। तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। आदमी, ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर लिया, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस होती है, डिसइंटीग्रेशंस आती हैं, डेजोल्यूशंस आती हैं, कि आपने ड्रग को क्या किया, एडमिनिस्टर्स किया। उसके बाद वो डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन में, फिर वो फार्मुलेशन पे डिपेंड करेगी कि कैसी उसकी फार्मुलेशन है, आपने कौन से एक्सीपिएंट्स यूज़ किए हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी यूज़ की है। सेकंड उसमें आता है फिर वही फैक्टर है कि एब्जॉर्प्शन उसकी होगी, फार्मुलेशन आपने देख ली कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वो रिक्वायर्ड अमाउंट में है। सेकंड हम उसकी फिर डेजोल्यूशन देखते हैं कि अगर प्रॉपर रिक्वायरमेंट आपने एक्सीपिएंट्स यूज़ किए हैं तो देन क्या होगा, उसका जो डिसइंटीग्रेशन होगा रिक्वायर्ड होगा, फिर देन डेजोल्यूशन देखते हैं हम। तो एब्जॉर्प्शन के लिए फिर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसकी पीएच है, आयनाइजेशन है, कैसे वो डिजॉल्व होगी। तो एब्जॉर्प्शन, उसके बाद कि एब्जॉर्प्शन में यही होता है कि जब डिसइंटीग्रेट होगी या डिजॉल्व हो रही है तो कितना हमारे पास में जो एक्टिव होता है, जो ड्रग है, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी देन वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम को लीव करेगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स या टिश्यू में चली जाएगी। जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टिश्यू में चली गई है, देन उसकी क्या हो जाएगी, लिवर में जाके या अदर जो सब लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होगी, जिस तरह साइटोक्रोम P450 है। अब जब उसकी मेटाबॉलिज्म भी हो गई है देन उसकी क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी और लीव आउट द बॉडी। जो हमारे पास ड्रग हो जाएगी, उसके मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी से। तो अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि मेडिसिन या ड्रग जो भी हो उसको यूज़ करेंगे। तो तीन टाइप्स मेन जो होती हैं हमारे पास के, तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंटरल रूट्स, सेकंड है पेरेंटल रूट और थर्ड है अदर्स। अब जो हमारे पास आता है इंटरल रूट, इंटरल में ओरल रूट आ जाते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं, उसके बाद जो डिले रिलीज टैबलेट्स हैं और सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं। तो ओरल टैबलेट्स में तो हमारे पास सिंपल है कि कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स है, कोई भी हो गई है। सेकंड आ जाता है इंटेरिक कोटेड। तो इंटेरिक कोटेड कुछ टैबलेट्स हमारे पास, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमने क्या करना होता है, उसको एसिडिक इन्वायरमेंट से क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। इसलिए चूंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में स्टेबल नहीं होती, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती या फिर क्या करेंगी, वो जो स्टमक होगा उसको उसके लिए क्या होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो हमने क्या करना होता है कि
उसकी जो एसिटिक मीडिया होगा उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसकी क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ताकि उसका डिफरेंट, अब ये नहीं है सिर्फ आपने उसको एसिटिक मीडिया से प्रिवेंट करना है, ये भी हो सकता है कि उसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट था, उसने क्या करना है, उसको मास्क करने के लिए आप उसकी क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, ड्रग को स्टेबल रखने के लिए कि वो स्टेबल रहे उसकी कोटिंग करेंगे। तो डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, जिस रीज़न की बिहाफ आप उसकी ड्रग्स की कोटिंग करेंगे। तो कुछ हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें आप क्या करते हैं, डिले रिलीज टैबलेट्स आती हैं हमारे पास, जिस तरह डिक्लोफेनिक सोडियम्स है या ओमेप्राजोल होगी। तो इसमें ये होता है कि एक पेशेंट है वो TDS में डिक्लोफेनिक या डिक्लोफेनिक जो है नॉर्मल में भी आती है, डिले रिलीज में भी आती है। तो बजाय इसके आप एक बंदा दिन में 3 दफ़ा मेडिसिन ले रहा है, तो हम उसकी ऐसी फार्मूलेशन बनाएं को वो दिन में एक ही दफ़ा उसको यूज़ करे और 24 घंटे के लिए वो क्या करे, वो ड्रग उसको अपना इफेक्ट दे, डिले रिलीज लॉन्ग टाइम के लिए उसका जो ड्यूरेशन है वो हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको फिर इसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि उसका ज़्यादा देर तक डिले, कि एक ही आपने अगर टैबलेट लेनी है तो लॉन्ग टाइम के लिए उसका इफेक्ट हो। देन हमारे पास आ जाती है सबलिंगुअल्स। अब कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं, स्पेशली अंजाइना के केस में सबलिंगुअल। अच्छा, सबलिंगुअल की बात कर रहे हैं तो कुछ ड्रग्स हमारे पास, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं स्पेशली हार्ट के केस में, अंजाइनल अटैक के केस में क्या कहते हैं कि हमें रैपिड इफेक्ट की नीडेड होती है। तो हम क्या कहते हैं, उसको सबलिंगुअल ही लेंगे, जिस तरह नाइट्रोग्लिसरीन है, एंजीसिड के नाम से आती है। तो अंजाइना के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, अनस्टेबल अंजाइना होगा तो सबलिंगुअल इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि सबलिंगुअल एक तो हमारे पास कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं और उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो जल्दी होगी, तो हमें जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी उसकी और अवॉइड करेगी फर्स्ट पास इफेक्ट, डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होगी और हमें जो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट होगा वो विद इन द मिनट 2-3 मिनट वो अपना रिक्वायर्ड जो इफेक्ट होगा वो देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सबलिंगुअल। पेरेंटल की बात करें तो हमारे पास इसकी भी टाइप्स आती हैं, आगे IV रूट होता है, उसके बाद हमारे पास इंट्रामस्कुलर आता है, सबक्यूटेनियस होता है। तो वही बात है कि अगर आपको रैपिड इफेक्ट चाहिए कि ऐसी कंडीशन है जिस तरह हार्ट के केस में, तो आपने क्या करना है कि IV रूट को सिलेक्ट करना है ताकि विद इन द मिनट्स 1-2-3 मिनट में क्या हो ड्रग आपकी। अब IV रूट में क्या होता है कि यहाँ पे बाईपास फर्स्ट इफेक्ट, जो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा वो नहीं होगा, ड्रग आप इंजेक्ट करेंगे तो विद इन वो क्या होगी कि डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, तो अपना जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा वो हम अचीव कर लेंगे। इसी तरह इंट्राडर्मल रूट भी आता है हमारे पास, तो उसके लिए भी ये है कि अगर सबसे जो फास्टेस्ट रूट है वो IV होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये हमारे पास कि अगर पॉइजनिंग हो गया, अगर आपने मिस डोज दे दिया या डोज ज़्यादा दे दिया है तो इसको कंट्रोल करना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह कुछ हमारे सबक्यूटेनियस रूट आ जाता है कि स्पेशली जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं तो उनका जो हमारे पास इंसुलिन है, वो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में इंसुलिन नहीं बना रहे होते, तो हम एक्सोजीनियस क्या करते हैं उसको, या तो इंसुलिन लगाते हैं या फिर मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन के केस में भी ये होता है कि आप सबक्यूटेनियस देंगे, अगर आप थ्रू ओरल देंगे तो वो ये होगा कि वो जो एसिडिक मीडियम होगा वहाँ क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, तो अपना इफेक्ट नहीं देगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट को सेलेक्ट करते हैं। तो अदर आ जाते हैं, अदर्स रूट में फिर इनहेलेशन आता है, इनहेलेशन ओरल इनहेलेशन भी होता है, नेजल इनहेलेशन, तो डिफरेंट ये हम यूज़ करते हैं स्पेशली